बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई को अहम तनसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ़ कर लिया गया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर-रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब ये मेरे 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुताल्लिक बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई को अहम तनसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ़ कर लिया गया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर-रस्मी गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब ये मेरे 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे। मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया जान लेते हैं खालिद चौधरी से। जी खालिद। खालिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात, जबकि तोशाखाना नए रेफरेंस के हवाले से भी समात थी। तो इस मौका पर बानी पीटीआई ने जो है मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस अमर का इतराफ़ किया कि अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब रेंजर्स अगवा करके ले जाए तो कारकुनान GHQ के सामने ही मुजाहरा करेंगे। बानी पीटीआई ने बन्नू में फौज के बराह रास्त फायरिंग के अपने बयान से भी मुकर गए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बात यह है कि वाकये पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। उनका प्लान है मुझे 9 मई मुकदमात में जो है मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इस हवाले से मजबूत भी उन्होंने गुफ्तगू की, जबकि वजीर इत्तलात अता तरट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि जेल के VIP कमरे में हूं, अगर ये सच बोल रहा है तो आकर मुझे मिले। मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे। डेथ सेल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजमान के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं। 8 फरवरी को कवर करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। इनसे कहता हूँ हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर भी समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यकतरफा मामला चल रहा है। हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल में पड़े हुए हैं। सरीना ईसा के मेरे खिलाफ बयानात सोशल मीडिया पर पड़े हैं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। जबकि नए तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लक उनका कहना था कि मैं पुराने मुलाजिम इनाम शाह और कस्टम अफसर के वादा माफगुआ बनाया गया है। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ पे लगाई थी। हमने तो 50% रकम अदा करके 90 लाख रुपए में ये हार खरीदा था जो हमारे पास मौजूद है। नवाज शरीफ और आसद जरदारी के तोशाखाना रेफरेंस की समाअत क्यों नहीं हो रही, ये भी बताया जाए। मुझे पता है नैब नए केस के बाद कोई नया तोहफा लेकर आएगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ मादा माफगुआत तैयार किए गए हैं और इस हवाले से उन्होंने जो है गैर रस्मी गुफ्तगू में बहुत से इशूज को उठाया और उनका कहना था कि 9 मई वाकयात की CCTV फुटेज और दीगर ऐसे मामलात हैं जिनको छुपाया जा रहा है। महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे तरीन मुआहदे किए हैं। महंगे तरीन मुआहदे किए गए। खालिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। और PTI रहनुमा रऊफ हसन को PTI के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक PTI मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। PTI ऑफिस में कायम मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया है। मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, फैजुल हसन। जी फैज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट में इस्लामाबाद में आज पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ताम बाद में बैरिस्टर गौर ने इस बात की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि मैं रऊफ हसन की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी और उनके लिए उनकी इमदाद के लिए गया था और पुलिस लाइन में जो है रऊफ हसन को रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पर तलाशी भी ली गई और वहाँ से मोबाइल फोन थे और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें थी, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे और कुछ फाइलें भी थी, वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। और पुलिस ने जितना भी उनका डिजिटल स्टाफ था जो उनका हैंड कर रहा था, सोशल मीडिया वर्किंग काम कर रहा था, उनको भी उठा के वहाँ पर एक रूम में पहले बंद कर दिया गया और उनकी तलाशी ली गई और उनसे जितने भी ऑफिस में उनकी डिवाइसेस थी सब पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर वहाँ से रवाना हुई। पुलिस ने तमाम डेटा जो है वहाँ से इकट्ठा किया और रऊफ हसन को वहाँ से लेकर गई, क्योंकि जब पुलिस ने सुबह के वक्त हिरासत में लेने के लिए छापा मारा तो उस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन जो है
वो वहाँ पर ऑफिस के अंदर ही मौजूद थे, उनका ओपन ऑफिस है और उनके ऑफिस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस थी, जितनी फाइलें थी और जो कंप्यूटर वो खुद यूज़ करते हैं, लैपटॉप, वो भी पुलिस ने उसी वक्त अपनी तहवील में ले लिया और साथ ही रऊफ हसन जो है उनको भी गिरफ्तार करके साथ ले गई थी। अभी तक पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तम यह है कि पुलिस उसी वक्त उनको गिरफ्तार करके ले गई थी और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है रऊफ हसन। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज आपका। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा। अमीर मुकाम का कहना है कि PTI की जानिब से बन्नू एहतजाज में अपने लोग शामिल किए और उन्हें असलहा भी दिया गया जिसके सबूत मौजूद हैं। आप इंक्वायरी क्या करवाएंगे, आपके अपने लोग ही मुलविस हैं। JIT की तहकीकात में सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बानी PTI का प्लान था कि मुल्क में खून बहे। आप तो हम चाहते थे, आप चाहते हैं लोग बाहर निकलें। PTI का सोशल मीडिया इस मिशन पर है कि किस तरीके से बदअमनी फैल सके। जो वाकया अगर ताजरों का हक है, दूसरे लोगों का हक है कि एहतजाज के लिए निकले और उसको प्रोटेस्ट करे, मगर इसमें अपने लोगों को इस तरह शामिल करना, वो सारे वीडियोज और सब कुछ सामने आ रहा है और मजीद भी सामने आ जाए, इस तरह शामिल करना और एक इदारे को टारगेट कराना, उसमें वो असलहे किधर से आ गए, इस तरह मुसल्लह लोगों को इसके अंदर जाना और कहते हैं कि हम इंक्वायरी करा देंगे। तो आप क्या करा देंगे? इंक्वायरी आप क्या करा देंगे कि जब खुद आपके लोग उसमें हैं और उनकी सारी वीडियोज और सब कुछ उसमें आप मुलविस है, तो आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है, एक JIT बना दे, इसमें हर एक को अपना इख्तियार और बात करने की। उस कैदी 804 के थे, क्या कहते हैं, उसका तो प्लान ये था कि इतने खून बह जाए इस मुल्क में, इतनी लाशें गिर जाए हजारों की तादाद में कि दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगी, तो वो आएगी तो इतने लोगों की लाशें और फिर पाकिस्तान का वजूद नामुमकिन हो जाएगा। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। ज़राए के मुताबिक राहत फ़तेह अली खान कई घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मामला क्या है, इस हवाले से बात करेंगी इकरा लियाकत, हमें अपडेट करेंगी। जी इकरा, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए मरूफ क्लासिकल गुलकार राहत फ़तेह अली खान की, तो राहत फ़तेह अली खान को जो है दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। राहत फ़तेह अली खान कई घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ज़राए का कहना यह है कि राहत फ़तेह अली खान के साबिक मैनेजर सलमान अहमद ने उनके खिलाफ दुबई हुकाम को कई दरखास्तें दे रखी थी। ज़राए ने बताया कि राहत फ़तेह अली खान अपने शोज के सिलसिले में दुबई पहुंचे। वाज़ेह रहे कि राहत फ़तेह अली खान ने चंद माह कबल अपने मैनेजर सलमान अहमद को तनाज़े के बाद फारिग कर दिया था। राहत फ़तेह अली खान और साबिक प्रमोटर सलमान अहमद में एक दूसरे के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। ठीक है इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक कि फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से 5.5% एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया है। अहम खबर है, अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, काशिफ मुनीर से हम जानेंगे। जी काशिफ। देखें जी, ये हड़ताल का एक बार चलाया था फ्लोर मिल एसोसिएशन ने 23 तारीख से, और कुछ घंटों पहले ही जो है हुकूमत और फ्लोर मिल के दरमियान जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। फ्लोर मिल्स पर जो विद होल्डिंग टैक्स 5.5% था, उसको हुकूमत ने वापस ले लिया है। ये दूसरी जो है एसोसिएशन है जिन्होंने हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाया है। पहले पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पर इस तरह बजट में टैक्स आयद किया गया था, वो वापस हुआ। फ्लोर मिल्स ने जो पहले 3 से 4 दिन हड़ताल की थी और दोबारा जो है वो 9 से 10 मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से इनकी हड़ताल वापस करवाई गई थी। अब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और जो हड़ताल की अगली कॉल थी वो वापस ले ली गई है और हड़ताल की अगली कॉल वापस ले ली गई। बहुत शुक्रिया आपका। IPPs के झटकों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीदारी का भी इंकशाफ हुआ है। पावर प्लांट्स को सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स दिफाई बजट के करीब जा पहुंची है। 1 साल की कैपेसिटी पेमेंट भाषा डैम की कुल लागत से भी ज्यादा है। 30 सालों में कई हजार अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर दिए गए। 9600 मेगावाट सलाहियत के 3 डैम्स की लागत 2976 अरब रुपए है। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि 200 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस को बिजली में तब्दील कर दें तो तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम होकर 10% पर आ सकता है। सनतकारों और अवाम की जानिब से हुकूमत से नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालबा कर दिया गया।
पीपीस रियाई पीपीस तेरी कौन सी कल सी थी। कैपेसिटी पेमेंट्स के गौरव धंधे से हर रोज नई कहानी सामने आने लगी। आदादोशुमार का ऐसा चक्कर कि होश उड़ जाएं। पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स कौमी सलामती के लिए खतरा बनने लगी। बिजली घरों के सालाना कैपेसिटी चार्जेस दिफाई बजट के करीब पहुंच गए। गुज़श्ता माली साल 106 आईपीपीस को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2000 अरब रुपए से जायद की पेमेंट के पाकिस्तान का दिफाई बजट 2122 अरब रुपए है। आदादोशुमार के मुताबिक थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन 9 माह में 128 अरब, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी 103 अरब, हैवानी शॉन्डिंग रुई एनर्जी 95 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ले उड़ी। बिजली पैदा करने वाली 22 सरकारी कंपनीज कैपेसिटी चार्जेस की 48% के हिस्सेदार हैं। सरकारी पावर प्लांट्स को सिर्फ 3 माह में कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 169 अरब 36 करोड़ रुपए की अदायगी का इंकशाफ भी हुआ है। यानी अवाम ने माहाना तकरीबन 69 करोड़ बिजली के उन यूनिट्स की भी अदायगी की है जो कि उन्होंने कभी ली ही नहीं। साबिक वज़ीर तजारत गौहर एजाज के मुताबिक हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है, जबकि सिर्फ 3 प्लांट्स को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 370 अरब रुपए अदा किए गए। गौहर एजाज का कहना है कि 200 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस को बिजली में तब्दील कर दें तो तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम होकर 10% पर आ सकता है। यही नहीं, कैपेसिटी चार्जेस का हिसाब लगाएं तो 1 साल की कैपेसिटी पेमेंट नया डैम बनाने की लागत के बराबर है। यह हम नहीं, सरकारी आदादोशुमार कहते हैं। भाषा डैम, जिसे हमें 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी, की लागत बढ़ते बढ़ते 1936 अरब रुपए तक पहुंच गई है। 4520 मेगावाट के दासू डैम मंसूबे की लागत भी बार बार ताखीर के बायस 700 अरब रुपए से जायद होने का खदशा है। 800 मेगावाट के महमद डैम प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 340 अरब रुपए है। पनबिजली का टैरिफ सिर्फ 3 रुपए 81 पैसे फी यूनिट है। इसमें ट्रांसमिशन और दीगर अखराजात भी शामिल कर लिए तो कीमत 11 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं होगी। भाषा, दासू और महमद डैम मुकम्मल हो जाएं तो आवाम को 96,20,000 यूनिट सस्ती बिजली मिल सकती है, जिसकी कीमत सिर्फ 10,58,20,000 रुपए होगी। आवाम का कहना है नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स, डैम बनाएं और कैपेसिटी पेमेंट्स के चुंगल से जान छुड़वाएं। हुकूमत सरकारी बिजली घरों के कैपेसिटी चार्जेस खत्म करके फौरी तौर पर रिलीज भी दे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। आइए आपको बराह रास्त के चलते हैं। एप्टमा के अहदेदार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में ना दें, सारी इंडस्ट्री को दें, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लेदर है, चाहे वो सर्जिकल है, जो है आप सारों को दें, क्योंकि हम सारे इस एक्सपोर्ट में शामिल हैं और हम सारों ने मिलकर एक्सपोर्ट बढ़ानी है। सर देखिए, टेक्सटाइल में पोटेंशियल है जो 19.5 तक गई थी, जान रहता। लाहौर में एप्टमा के अहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि लाहौर में एप्टमा के अहदेदार जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एप्टमा के अहदेदार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉम्पिटिटिव बिजली, कॉम्पिटिटिव गैस दे देते तो वो तो टारगेट हमने आपको 1 साल के अंदर पूरा कर देना था, 1 नहीं तो 2 के अंदर, बगैर कोई मजीद नए टैक्सेस लगाए, बजाय इन्फ्लेशन क्रिएट किए, बगैर महंगाई के, बगैर अनएम्प्लॉयमेंट के, बगैर कारखाने बंद किए। सर ये जो जितने भी आईपीपीस हैं ये मेजॉरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें सनतकार ही आप तरह के, कोई किसी सनत से वाबस्ता है, वो किसी सनत से वाबस्ता है, तो जितने ये चैम्बर्स और फेडरेशन हैं ये क्यों नहीं इकट्ठे होकर इन तमाम जो लूटमार वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं उनका इंडस्ट्रियल बाइकआउट करें, ताकि उनको एहसास हो कि आप कौम के साथ एक पेज में खड़े हो। सर देखें, मैंने आपको नाम भी दे दिया, मैंने आपको कैपेसिटी पेमेंट भी दे दिया, ठीक है जी। अब आप सारे खुद समझदार हैं। अब मैं इधर सारों से ऐसे मायदे हैं को भी कोई गारमेंट फैक्ट्री लगवा लें, शायद बेहतर हो जाएगा।
माहिदे कौन से हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल बेबस हो चुकी है, ना माहिदों को छेड़ सकती है। सब्सिडी देने के लिए कुछ अभी भी जो डोमेस्टिक सार्फिन उनको सब्सिडी दे रही है जी, सितंबर तक जिनके 200 यूनिट से कम है। ये कौन सी क्या शराइत है जिसकी बिनाद पर देखिए किकबैक्स भी लिए गए हैं इसमें मुबैना तौर पर हुक्मरानों ने? देखिए, मैं लाइफलाइन कस्टमर की बात नहीं करता, ठीक है। वो आपकी सोसाइटी का सबसे कमज़ोर, माशी तौर पे सबसे कमज़ोर कस्टमर है जिसको सहारे की ज़रूरत है। एंड ये मुल्क अपने सबसे कमज़ोर तबके को एक सहारा देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूँ कि ये IPPs के एग्रीमेंट्स को मनसूख करें, इनका 60% कैपेसिटी पेमेंट कैंसिल करें, चाहे वो हमारे अपने सनतकार हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के या दूसरी सनतों के। हमने मुल्क का सोचना है, इसके लोगों का सोचना है, इस मईशत का सोचना है, इस रोज़गार का सोचना है, हमने एक्सपोर्ट का सोचना है, हमने टैक्स कलेक्शन का सोचना है। तो इस वक्त कोई सेक्रेड काव नहीं है, इस वक्त कोई होली काव नहीं है। हमने इस वक्त मुल्क का सोचना है और इसके लोगों का और इसके रोज़गार का सोचना है। अच्छा, आपने बताया था कि इसी तरह चले जाते हैं, सोलर पे तो कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को ज़रा एलैबोरेट करें। देखिए, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।